अमेरिका और भारत दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, दोस्त भी हैं, पार्टनर भी हैं। लेकिन एक चीज है जिस पर ये दोनों आमने सामने खड़े हैं, और वो है खेती। यहां बात एक ऐसे व्यापारिक युद्ध की है जिसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। तो चलिए आज इसी जटिल कहानी की परतों को खोलते हैं। तो सवाल सीधा सा है, आखिर ऐसा क्या है खेतीबाड़ी को लेकर कि दुनिया की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसीज एक ट्रेड स्टैंड ऑफ में फंस गई हैं। चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं आज से। मामला गर्म है। एक तरफ है अमेरिका, जो लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि भाई अपने बाजार खोलो, हमारे किसानों का माल आने दो। और दूसरी तरफ है भारत, जो बिल्कुल टस से मस होने को तैयार नहीं। अब ये जो आज का टकराव है ना, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाना पड़ेगा। ये देखना होगा कि व्यापार के ये जो नियम हैं, ये बने कैसे और बदले कैसे। देखिए, व्यापार पर टैक्स लगाने का आइडिया कोई नया नहीं है। हजारों साल पहले मेसोपोटामिया में ये एक मामूली सा शुल्क होता था, लेकिन धीरे धीरे ये एक हथियार बन गया। सोचिए, 1721 में ब्रिटेन ने भारतीय कपड़ों को अपने बाजार से दूर रखने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया। फिर 1930 में अमेरिका का एक कानून, स्मूथ हॉली एक्ट, इतना खतरनाक साबित हुआ कि उसने पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर छेड़ दिया, और जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था उसे और भी भयानक बना दिया। बस इसी तबाही से दुनिया ने सबक सीखा। 1947 में गैट बना, और फिर 1995 में आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। मकसद एक ही था कि भाई अब ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत के लिए ना, ये सिर्फ पैसों या इकोनॉमिक्स का खेल नहीं है। ये एक कह सकते हैं कड़वी याद है, एक ऐसा ऐतिहासिक सबक है जो आज भी उसकी हर पॉलिसी में झलकता है। बात है 1950 के दशक की। भारत में अनाज की ज़बरदस्त किल्लत थी। ऐसे में अमेरिका मदद के लिए आगे आया। एक कानून था, पब्लिक लॉ 480, या जिसे PL 480 कहते हैं। इसके तहत भारत को एक सहूलियत मिली कि वो अपने ही रुपए में अमेरिका से अनाज खरीद सकता है। सुनने में तो ये कमाल का सोल्यूशन लग रहा था, है ना? पर हुआ क्या? बहुत जल्द ही भारत अपनी जरूरत का, सोचिए, 40% गेहूं अमेरिका से मंगाने लगा। ये मदद नहीं थी, ये खतरनाक निर्भरता, एक डिपेंडेंसी बन गई थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका ने इस निर्भरता को एक हथियार बना लिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो गेहूं भारत भेजा जाता था वो इतनी घटिया क्वालिटी का था कि कहा गया कि ये सिर्फ जानवरों के खाने लायक है। और हद तो तब हो गई जब 1965 की जंग के दौरान अमेरिका ने धमकी दे डाली कि वो ये अनाज भेजना बंद कर देगा। बस ये एक ऐसा पल था, एक ऐसा अपमान था जो भारत कभी नहीं भूला। और उसी दिन से एक जिद पैदा हुई, एक अटूट संकल्प कि कुछ भी हो जाए, हम खाने के लिए कभी किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। खाद्य आत्मनिर्भरता हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और इतिहास का वही सबक हमें सीधे आज की इस लड़ाई पर ले आता है। यही वजह है कि आज भारत के लिए खेती सिर्फ एक सेक्टर नहीं है, ये एक रेड लाइन है, एक ऐसी लकीर जिसे किसी भी ट्रेड डील में पार नहीं किया जा सकता। तो सवाल उठता है कि भारत इतना अड़ा हुआ क्यों है? देखिए, इसके पीछे 3 बड़ी और ठोस वजह हैं। पहली GMO की पहेली, दूसरी कीमतों की प्रॉब्लम, और तीसरी डेयरी से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं GMO की, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की। अब अमेरिका की पूरी खेती इन्हीं बीजों पर टिकी है। दिक्कत यह है कि अगर ये बीज भारत में आ गए तो ये हमारी देसी फसलों के साथ मिलकर उन्हें हमेशा के लिए खराब कर सकते हैं, उन्हें कंटैमिनेट कर सकते हैं। इससे हमारा एक्सपोर्ट भी खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि यूरोप जैसे कई देश GM प्रोडक्ट्स को बैन करते हैं। और सबसे बड़ा खतरा, हमारे किसान बीजों के लिए हमेशा हमेशा के लिए विदेशी कंपनियों की मोहताज हो जाएंगे। अब आते हैं दूसरी वजह पर, कीमत। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं, मक्के का उदाहरण। अमेरिका में सरकार अपने किसानों को इतनी सब्सिडी देती है कि वहां मक्के की लागत आती है करीब 1700 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं भारत में सरकार किसानों को MSP देती है 2400 रुपए प्रति क्विंटल। अब सोचिए, अगर 1700 रुपए वाला अमेरिकी मक्का भारत के बाजार में आ गया तो हमारे किसानों का क्या होगा? उनका तो पूरा धंधा ही चौपट हो जाएगा। और तीसरी वजह, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स की नहीं बल्कि हमारी संस्कृति और आस्था से जुड़ी है। ये है डेयरी का मुद्दा। देखिए, अमेरिका में जानवरों को जो चारा खिलाया जाता है उसमें अक्सर मीट और ब्लड मील, यानी मांस और खून के हिस्से होते हैं। भारत में ये चीज़ धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं की जा सकती। ये हमारे 8 करोड़ डेयरी किसान परिवारों की आस्था और उनकी रोजी रोटी दोनों पर सीधा हमला होगा। तो बस यहीं से कहानी पहुंचती है हाल के कुछ सालों में, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में, जिनका ग्लोबल ट्रेड को देखने का नजरिया ही बिल्कुल अलग था।
पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप का मानना था कि ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा देश के लिए सीधा सीधा नुकसान है, और 2017 में अमेरिका का सबसे बड़ा घाटा था चीन के साथ $375 बिलियन का। जाहिर है चीन उनकी ट्रेड पॉलिसी का सबसे बड़ा टारगेट बन गया। तो अमेरिका ने चीन पर टैरिफ लगाए। जवाब में चीन ने क्या किया? उसने सीधा अमेरिका के किसानों पर निशाना साधा और उनके एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिए। अब अमेरिकी किसान मुश्किल में आ गए, तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे जबरदस्त प्रेशर बना कि वो अपने किसानों के लिए कोई नया बहुत बड़ा मार्केट खोजें, और उनकी नजर किस पर पड़ी? भारत पर। तो अब भारत पर दबाव कैसे बनाया जाए? अमेरिका ने वही टैरिफ वाला हथियार इस्तेमाल किया। भारत के कपड़ा, ज्वेलरी और जूतों जैसे सामान पर टैरिफ लगा दिए। लेकिन ये चाल भी बड़ी होशियारी से चली गई थी। जो जरूरी चीजें थीं, जैसे भारत में बनने वाली सस्ती दवाइयां या स्मार्टफोन्स, उनको छोड़ दिया गया। क्यों? क्योंकि इन चीजों के लिए तो अमेरिका खुद भारत पर निर्भर है। तो कुल मिलाकर कहानी यहां आके रुक जाती है, एक ऐसे मोड़ पर जहां दोनों देश एक दूसरे के सामने खड़े हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। दोनों की अपनी अपनी वजह हैं जो बहुत गहरी और मजबूत हैं। तो ये एक बुनियादी टकराव है। एक तरफ है भारत, जिसके लिए अपने देश की आधी आबादी यानी करोड़ों किसानों की रोजी रोटी और खाद्य सुरक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके लिए अपने बहुत बड़े एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए नए बाजार ढूंढना एक बड़ी आर्थिक और राजनीतिक मजबूरी है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, दुनिया भर में रिश्ते बदल रहे हैं, समीकरण बदल रहे हैं। ऐसे में क्या ये दो बड़े लोकतंत्र कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे, या फिर ये टकराव हमेशा बना रहेगा, जहां एक देश की खाद्य सुरक्षा दूसरे देश के व्यापार के रास्ते में एक कभी न टूटने वाली दीवार बनकर खड़ी रहेगी?